हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, अब तक आपने सिर्फ मोलर मास के बारे में सुना था। अब मोलर मास को कुछ हो गया है। क्या हो गया है जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल हो चुका है? देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। फटाफट से लास्ट टॉपिक करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। काफी लंबा चैप्टर खिंच गया है ना? तो हेडिंग लिखो, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। और इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। ये क्यों आया है? ये एबनॉर्मल मोलर मास को करेक्ट करने के लिए आया है, वेंट हॉफ फैक्टर। तो देखो, एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि क्या हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने भी हमने 4 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी की सारी कैसी थी? अगर हम उसमें देखें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू, तो उन दोनों जो वैल्यू है वो दोनों एकदम सिमिलर आती हैं। इस टाइप के वैल्यूज को हम बोलते हैं कि वो एक्यूरेट वैल्यू है। जो हमने कॉपी पेपर से निकाला है वही हमारा लेबोरेटरी में भी आया है। यानी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू देती है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहां से? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिव्स एक्यूरेट वैल्यू। और किस किस की एक्यूरेट वैल्यू आती है? क्या क्या हमने पढ़ा था? सारे फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या था? पी नॉट 1 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ए बी से कर लो या फिर 1 और 2 से कर लो। 1 वाला हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, 2 वाला सॉल्यूट है। ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है। जैसी आपकी मर्जी वैसा आप ले सकते हो। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, फोर्थ हमारा ये था। इन 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। इनमें हम जो भी वैल्यू पुट करते थे उससे हमें एक्यूरेट चीजें मिलती थी। तो अब ये एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ से आया? देखो, ये हमें एक्यूरेट वैल्यू दे रहा था, लेकिन अगर हमारा सोल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है या फिर सॉल्यूट ने वाटर में जाने के बाद एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन जैसी प्रॉपर्टी शो की, तब हमारा मोलर मास नहीं रहेगा, वो एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास के लिए 2 कंडीशन होती है। अगर ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। कौन सी 2 कंडीशन है? ठीक है, टू इफ वी, या फिर हम टू अवॉइड लिख सकते हैं, टू अवॉइड abnormal molar mass, we should, to avoid abnormal molar mass, we should remember two things। कौन कौन सी 2 चीजें याद रखनी है हमें? कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हुआ तो एबनॉर्मल मोलर मास की कैटेगरी में वो आ जाएगा, फिर वो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। टू अवॉइड एबनॉर्मल मोलर मास वी शुड रिमेंबर 2 थिंग्स।
क्या होना चाहिए? सोल्यूशन शुड नॉट बी टू कंसंट्रेटेड, ठीक है, पहला ये। और दूसरा सॉल्यूट, दूसरा क्या होना चाहिए? सॉल्यूट डू नॉट शो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अगर ये दोनों शो कर रहे हैं मतलब एबनॉर्मल मोलर मास है, और अगर ये दोनों शो नहीं कर रहे हैं मतलब वो नॉर्मल मोलर मास है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ये है क्या? सबसे पहले ये देखते हैं, सोल्यूशन शुड नॉट बी टू कंसंट्रेटेड। अगर हमारा सोल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं लेकर आ पाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरा क्या है? सॉल्यूट डू नॉट शो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहला एसोसिएशन, देखो हमने एक सॉल्यूट लिया है, कैसा सॉल्यूट है? हमने एसिटिक एसिड लिया। कितना एसिटिक एसिड लिया? 2 मोल्स हमने एसिटिक एसिड लिया है, CH3COOH। अब जैसे ही ये पानी में गया, एसिटिक एसिड ने डाइमर की फॉर्मेशन कर ली। डाइमर क्या होता है? ये आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O, O और H, और यहां से भी CH3COH और डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों के बीच में बन जाता है बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या हो जाता है? डाइमर। तो हमें दिख क्या रहा है कि हमने सॉल्यूट कितने मोल्स लिए हैं? 2 मोल्स हमने सॉल्यूट लिया है, लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद हमें एसिटिक एसिड के कितने मोल मिल रहे हैं? सिर्फ 1 मोल ही तो मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है। अब बताओ कि कितने मोल के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 मोल के हिसाब से या फिर 1 मोल के हिसाब से? जो हमें दिख रहा है कि 2 मोल हमने लिया है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में 2 पुट कर देंगे। बट यहाँ पे सोल्यूशन में तो 1 ही है, तो यहाँ से क्या हो जाता है? वो इनकरेक्ट हो जाता है। दिखने में 2 लग रहा है बट है 1, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से ये जो एसिटिक एसिड था पानी में जाते ही वो आपस में कनेक्ट हो गया, वो जुड़ गया और उसने एक ही कंपाउंड बनाया है, एक ही मोल बनाया है। इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट है डिसोसिएशन। देखो जैसे कि हमारे पास है सॉल्ट NaCN, ये कितना मोल लिया है हमने? 1 मोल लिया है। अब ये पानी में जाते ही डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट का मतलब है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये NaCl किसमें टूट जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे 1 मोल लिया था, जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा तो 1 मोल हमें Na का मिलेगा और 1 मोल हमें Cl का मिलेगा। अब देखो स्टार्टिंग में हमने सॉल्यूट कितना लिया है? 1 मोल लिया है, और अब हमें प्रोडक्ट कितने मोल के हिसाब से मिल रहा है? टोटल हमारे पास है 2 मोल। तो इसमें भी आपको चेंजेस दिखने के लिए मिला कि हमने लिया कितना था, हमें मिल कितना रहा है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या होता है? चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास को अवॉइड करने के लिए या तो वो दोनों कंडीशन ही ना लेकर आए हम, अगर वो दोनों कंडीशन आ जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए आता है वेंट हॉफ फैक्टर, जिसमें सबकी डिसोसिएशन की एसोसिएशन की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे कि ये NaCl है, ये 100% आयनाइज हो चुका है, ये 100% डिसोसिएट हो चुका है। तो इसके लिए जो I की वैल्यू होगी, I मतलब कितना डिसोसिएशन किया इसने, 1 मोल एंड 1 मोल, तो इसमें I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड 100% डिसोसिएशन शो करते हैं उनकी हम I की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था NaCl,
ये किस में ब्रेक डाउन होता है, Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव में, तो इसकी I की वैल्यू हो जाएगी 2। वैसे ही KCl है, KCl K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसकी भी I की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और कोई कंपाउंड ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है, क्या ले रहे हैं हम, K2SO4। ये कैसे डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो देखो इसमें एक चार्ज है और इसमें 2 चार्ज है, तो टोटल I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फोर्थ है K4 FeCN6। तो ये कैसा कंपाउंड लिया है मैंने, इस कंपाउंड को हम कहते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इसी बुक का चैप्टर है, एक लास्ट चैप्टर है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसको डिसोसिएट कैसे करेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो स्फेयर ब्रैकेट होता है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर जितनी भी चीजें होंगी हम उसको अलग कर सकते हैं। तो ये कैसे ब्रेक होगा, K4 पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 5, तो इसकी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहां से ये किसके लिए है, जब कोई कंपाउंड 100% डिसोसिएशन शो करे, फॉर 100% डिसोसिएशन। किसके लिए है, 100% डिसोसिएशन के लिए है। फटाफट से नोट डाउन करो इसको, कर लिया नोट डाउन। अब देखो वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर में क्या है, अगर हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। कैसे, अभी हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं उसमें देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। वेंट हॉफ फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताऊंगी इसका यूज हम कहाँ करेंगे। देखो अगर हम वेंट हॉफ फैक्टर की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। यहां से हमने आई की वैल्यू देखी, मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे जो नॉर्मल है वो हमने क्या किया है, नॉर्मल हमने कैलकुलेट किया है। ये हमारा, इसको हम और भी लिख सकते हैं, चाहे आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जो कैलकुलेटेड मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास है, और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो एबनॉर्मल मोलर मास है। अब देखो मोलर मास यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के, तो यहां से हम दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यही लिख सकते हैं
क्योंकि कैलकुलेटेड मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अगर वैल्यू हमारी आई की, अगर आई की वैल्यू हमारी 1 है, तो इसमें क्या होगा कि जो कंपाउंड है वो 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है। हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन बोल लो या फिर कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये एकदम क्या है, एक्यूरेट है। लेकिन अगर आई की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, किससे, 1 से। इफ आई इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, 1 से अगर वैल्यू बड़ी है तो एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा। आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और दूसरा केस क्या है, आई की वैल्यू 1 से कम है। तो देखो डिसोसिएशन में क्या होता था, डिसोसिएशन में जितना होता था उससे हमें ज्यादा मिलता था, यानी कि आई की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो वहां पे होगा डिसोसिएशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर आई की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे हो जाएगा डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो हो जाएगा एसोसिएशन। क्योंकि जितना भी हम ले रहे हैं, अगर हमने 2 मोल लिया है तो उससे जो प्रोडक्ट आएगा वो डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें 2 वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी, या फिर 1 वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। नोट डाउन करो इसको फटाफट से। तो इतना करने के बाद अब हम क्या देखेंगे, हमें पता चल चुका है वेंट ऑफ फैक्टर। अब जो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास आता है उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्शन। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, अब तक जो भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने जो भी उसके फॉर्मूले देखे हैं उसमें आई की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और आई निकालना हमने भी सीख लिया है। सारे फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या था, हमने यहां से लिया था P01 माइनस PS अपॉन P01 इज इक्वल टू MB अपॉन WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA इंटू आई हो जाएगा। अब बस इसमें हम आई की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सेकंड क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF इंटू मोलालिटी, इसमें भी हम आई की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। थर्ड है डेल्टा TB, तो कितना हो जाएगा, TB इंटू मोलालिटी, इसमें भी हम आई की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। फोर्थ है पाई इज इक्वल टू CRT, इसमें भी हम आई की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और हम क्या करेंगे, फिर करेक्ट कर लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। अगर 2 कंडीशंस आती है, एसोसिएशन की कंडीशन आती है या फिर डिसोसिएशन की कंडीशन आती है, तो और या तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो हम उसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं आई की वैल्यू से। देखो अभी तक हमने आई की वैल्यू किसके लिए देखी थी, जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले ले जो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ले ले, तो उन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। अगर हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल या फिर नॉन डिसोसिएशन सब्सटेंस लिया है, एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज, शुगर, फ्रक्टोज, यूरिया, ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल हैं। तो इन सब के लिए जो आई की वैल्यू होगी, जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा, वो फिक्स है, 1 होगा। सो इन सब का आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसके लिए है, जो नॉन डिसोसिएशन है,
जो नॉन वॉलेटाइल है ऐसे कंपाउंड, उनका वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई हमेशा 1 होता है। लिखो इसको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। सबसे पहले हम डिसोसिएशन के लिए डिग्री निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो डिसोसिएशन में क्या होता है, जो एक कंपाउंड हमने लिया हुआ होता है इनिशियली, उसका ब्रेकडाउन होता है, वो अपने कटायन एनायन में ब्रेकडाउन हो जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई एक इनिशियल हमने रिएक्टेंट लिया था, वो 2 या फिर 2 से ज्यादा या फिर कितने में भी ब्रेकडाउन होते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो Na में ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इनिशियली अगर हमने क्वांटिटी 1 मानी है, तो देखो इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो अगर हमने रिएक्टेंट 1 लिया है तो प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा, 0 बनेगा। अब हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे खर्च हो रहा है, हमें नहीं पता कितना खर्च हुआ, तो हम अल्फा मान लेते हैं। यहाँ से 1 माइनस अल्फा हमारा जो रिएक्टेंट है वो खर्च हो चुका है। अगर अल्फा रिएक्टेंट हमारा खर्च हो चुका है, इसका क्या मतलब है कि अल्फा प्रोडक्ट हमारा बन चुका होगा। मान लो कि अगर मेरे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 1 ग्राम या फिर 1 kg हमारे पास रिएक्टेंट है। अब 1 kg रिएक्टेंट में से अगर हम बोलेंगे कि 300 ग्राम प्रोडक्ट बन चुका है, तो यानी कि 300 ग्राम प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट में से खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस अल्फा कर दिया, यानी कि हम मान लेते हैं 300 ग्राम जो है वो रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, तो कितना हमारा अब प्रोडक्ट बनेगा, 300 ग्राम ही बनेगा, यानी कि अल्फा बनेगा। टोटल कितने हैं, n नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो n अल्फा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक और आपको फॉर्मूला बताती हूँ वेंट ऑफ फैक्टर का, वो क्या होता है, यहाँ से हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, total number of association and dissociation upon total number of amount given initially। देखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियली हमें स्टार्टिंग में कितना अमाउंट दिया हुआ था वो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I इज इक्वल टू टोटल एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, तो हम डिसोसिएशन के लिए कर रहे हैं, तो टोटल डिसोसिएशन कितना हुआ, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इतना डिसोसिएशन हुआ, कितने में से, 1 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 उससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 वो I ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब हम 1 को उधर की साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो I माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से अल्फा कॉमन दिख रहा है, हम अल्फा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, यही आएगा, n माइनस 1 ही आएगा। अब देखो n माइनस 1 यहाँ पे आ गया, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, तो ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमें बताता है कि कोई भी कंपाउंड कितना % डिसोसिएट हुआ है। अगर यहाँ पे आता, अगर अल्फा की वैल्यू आती कि 0.9%, यानी कि 90% जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो चुका है। अगर 0.8% आता तो यानी कि 80% वो कंपाउंड डिसोसिएट हो चुका है। 0.25% आता तो मतलब
25 ग्राम या फिर 25% वो सब्सटेंस क्या हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। तो यहां से हमने निकाला है फॉर्मूला किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। इतना नोट डाउन करो, फिर हम करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लिखो इतना। अब इसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं, हमें लगता है कि हमने 2 मोल लिया है, लेकिन प्रोडक्ट हमको कितना मिलता है, 1 मोल का ही मिलता है। उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो देखो इसको कैसे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अभी हम मान के चलते हैं कि हमने एन ए लिया है। एन क्या है, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मान लो 2 मोल्स ऑफ कोई कंपाउंड लिया है या फिर 5 मोल्स लिया है, तो एन वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे हमें क्या मिलता है, ए एन मिलता है, यानी कि वो कंबाइन हो चुका है जितने भी एन पार्ट्स हमने लिए थे। अब आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं, हमने 1 लिया है, तो प्रोडक्ट हमेशा 0 बनता है। ऐसा तो नहीं कि रिएक्टेंट लेते ही प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसीलिए हमने रिएक्टेंट 1 लिया है, तब हमारा प्रोडक्ट 0 था। बट कुछ टाइम के बाद जब हमारा अल्फा रिएक्टेंट खर्च हो चुका है, कितना 1, यहां से हमारा 1 माइनस अल्फा रिएक्टेंट जब खर्च हो चुका है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। क्या, अल्फा बाय एन बनेगा, क्योंकि ये एन में बट चुका है। ठीक है, वहां पे क्या था, एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे थे, तो एन की मल्टीप्लाई की थी, है ना। यहाँ पे कंबाइन हो चुका है, तो एन डिवाइड में आएगा। 1 माइनस अल्फा से हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, अल्फा अपॉन एन बन रहा है। अब यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। आई की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली। स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, ये हम नीचे लिखेंगे, और ऊपर क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद आया। यही फॉर्मूला था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कर लेना, और यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना लिया था, 1 लिया था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1 की हम मल्टीप्लीकेशन आई में करेंगे तो वो क्या रहेगा, आई ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। 1 हम इधर लेंगे तो ये हो जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, अल्फा कॉमन लेंगे हम इन दोनों में से। तो जब अल्फा हमने कॉमन लिया तो पहले ये लिखेंगे, ये बचेगा 1 अपॉन एन माइनस 1, ये बचेगा हमारा। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, ये पूरा उठ के नीचे चला जाएगा, तो i माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसी पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है इतना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एबनॉर्मल मोलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे उसको हम करेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हमने देख ली है, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकेंगे उतनी ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, है ना, उतनी ज्यादा हमें चीजें याद रहेंगी। ओके, इतना करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि हमने यहाँ से तो थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब एक बार बुक की रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक जो छूट गया हो पढ़ाते वक्त वो हम उसमें कवर कर ले, आपको मैं वहां पे समझा दूंगी एनसीईआरटी की जब हम रीडिंग करेंगे कल की क्लास में। इतना फटाफट से रिवाइज करो, लिख के देखो कैसे फॉर्मूला आया है, सारी चीजें करो। ओके,
ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।